आज बात स्टूडेंट पॉलिटिक्स की। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से आपकी बात हुई अभी इस चीज को लेकर कि मुझे कौन सा कार्यभार दिया जाए। चुनाव होता है तो दीवारों पर पोस्टर्स, सड़कों पर बिल्कुल अलग ही माहौल दिखता है, पर्चे उड़ रहे होते हैं। आप जब पहुंचते हैं किसी भी जगह पर तो वो एक हीरो वाली इमेज जो है बच्चों के बीच में आप लोगों की बैठ चुकी है। बड़ा सवाल ये कि इतना करोड़ों रुपया आता कहां से है? मुझे इस विषय पर कोई पता ही नहीं है आज पता ही तक नहीं आपको। कि कितने पैसे खर्च हुए हैं, कितने नहीं खर्च हुए हैं। हमारा काम है छात्रों की आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाना। अगर उसमें शीशा बैरियर था तो हमने शीशा तोड़ा, अगर उसमें ताले बैरियर थे तो हमने ताले तोड़े, अगर कल को उसमें कुछ और भी बैरियर बनेगा तो हम वो भी तोड़ने का काम करेंगे। के मेमोरेंडम में ये भी था कि मेट्रो कार्ड स्टूडेंट्स के लिए, बस पास, क्या हुआ उन बातों का? ऐसा कोई राज्य शायद ही हो जहां डीयू के बच्चे ना पहुंचे। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, हर जगह से। आज क्या हाल है नौकरियों का वहां? अब प्रिंसिपल किसके हैं? आरएसएस के। आरएसएस को कौन लीड कर रहा है? हमारे वीसी साहब। आरएसएस के प्रोग्राम में जा रहे हैं हमारे वीसी साहब, और उन्होंने बच्चों के क्लासरूम्स के अंदर गोबर लगा दिया कि आप गोबर के लेप वाली क्लास में पढ़े। आरएसएस की संस्कृति को वो प्रमोट कर रही। समस्या का समाधान हो चुका था, उसके 2.5 महीने बाद पता चलता वो हमारी बहन सुसाइड कर लेती है। 2.5 महीने बाद पता चलता वो हमारी बहन सुसाइड कर लेती है। इश्क वाला लव, सोज वाला लव, इनको लेकर क्या सोचते हैं रौनक खत्री? देखिए, प्यार किसी से होना गलत बात नहीं है। मैसेजेस आते हैं कि हम आपको पसंद करते हैं, और पर मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा आपसे। आज बात स्टूडेंट पॉलिटिक्स की। स्टूडेंट पॉलिटिक्स यानी कि वो छात्र राजनीति जिससे देश के बड़े नेता निकलते हुए आए हैं। कई सारे नाम हैं, लेकिन आज छात्र नेताओं की बात होगी। क्या क्या चुनौतियां सामने आती हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात होगी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की इन गलियारों से निकलते हुए कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो वहां के प्रेसिडेंट और वहां के छात्रों के सामने आती हैं। और इन समस्याओं से होते हुए एक छात्र नेता ऐसा निकलता है जो सोशल मीडिया पर तो बवाल मचाता ही है, लेकिन ग्राउंड पर प्रोफेसर्स और डीयू के सामने कई सारी बड़ी चुनौतियां भी और सवाल भी खड़े कर देता है। वीडियोस में आपने उन्हें देखा होगा, कई बार खिड़कियों को तोड़ते नजर आए तो कई बार वीसी गेट पर जाकर इंसाफ की मांग की और गेटों के ताले भी तोड़े। जी हां, आज हमारे साथ हैं रौनक खत्री। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए आपका। तो अब जब कार्यकाल समाप्ति की ओर है, रिपोर्ट कार्ड आपने दे दिया है और अब आप नवभारत टाइम्स के साथ भी जुड़े हैं। आज जब पहुंचे हैं आप, तो पहला सवाल यही कि पूरा कार्यकाल जो रहा आपका, इस कार्यकाल के दौरान कितने नंबर आप अपने आप को देते हैं 10 में से? 10 में से 10 नंबर आज हम अपने आप को देंगे, क्योंकि हमारे प्रयासों में कमी कहीं नहीं रही। कहीं नहीं रही जी। ऐसा कोई काम लगता है कि यार ये काम रह गया यार, या फिर काम जरूर रह गए, पर वो प्रशासन नहीं चाहता था कि वो काम हो, इसलिए वो काम रह गए। जैसे क्लासरूम्स के अंदर एसी का वादा हमने किया था, और एसी का वादा 3-4 कॉलेजेस ने फुलफिल भी करा है। जैसे मेरी खुद की लॉ फैकल्टी ने करा है, रामलाल आनंद कॉलेज ने किया है, राजधानी कॉलेज के अंदर भी कई क्लासों में एसी लगे हैं, वो वीडियोस हमारे सामने आई है। मोतीलाल कॉलेज में भी एसी लगे हैं। तो कुछ कॉलेजेस ने इस पॉलिसी को अडॉप्ट करा है, पर हर कॉलेज ने अडॉप्ट नहीं किया। तो वो प्रशासन का फेलियर रहा। हमारी लड़ाई में, हमारी जंग में, हमारी मांगों में कमी नहीं रही। तो रौनक खत्री को ऐसा लगता है कि यार कौन सा काम सबसे बढ़िया जो स्टूडेंट्स को भी पसंद आया और आपको लगता है कि यार ये काम दिल से हुआ? स्टूडेंट्स को जो पसंद आया, एक क्रांति की आवाज़ कैंपस से उठी है। एक ऐसी क्रांति की आवाज़ जिसमें आज के टाइम पे जब आप कैंपस में जाओगे तो हर बच्चा अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है। हमने कहते हैं कि लीडर्स वो होते हैं जो नए लीडर पैदा करें। लीडर वो नहीं होता जो खुद आगे रहे और पीछे उसके पीछे जनता चले। तो हमने कैंपस के अंदर नए नए लीडर्स, नई नई प्योध तैयार करी हैं, जो कल को हमारे यहाँ से निकलने के बाद कैंपस में आवाज़ बन के, ज्वाला बन के उभरेंगी। वही पहुंच जो अब आपके बाद अगला होगा। कैंपस के लीडर्स की बात नहीं कर रहा मैं, एक आम छात्र की बात कर रहा हूँ। ओके। क्योंकि डुस्सू का पदाधिकारी क्रांतिकारी हो ना हो ये जरूरी नहीं है। हाँ। परंतु छात्र अब क्रांतिकारी दिल्ली विश्वविद्यालय का जरूर है। और अब जब जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है, तो आगे की रूपरेखाएं क्या हैं? जैसे कि हम देखते हैं कि देश की राजनीति में जो बड़े नेता हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं, अलग अलग यूनिवर्सिटी से निकले हैं और बड़े पदों पर पहुंचे हैं। तो रौनक खत्री अब आगे क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान है अब? रौनक खत्री का प्लान फिक्स्ड है।
फिक्स्ड ऐसे है कि हम लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो दिल्ली में जहाँ जहाँ कमियाँ होंगी उस कमियों को उजागर करेंगे, क्षेत्र की जनता की आवाज़ बढ़ेंगे, और आवाज़ सिर्फ क्षेत्र तक सीमित नहीं रखेंगे। अगर राजस्थान से भी फ़ोन आएगा, अगर केरला से भी फ़ोन आएगा, अगर जम्मू कश्मीर से भी फ़ोन आएगा, चाहे वो छात्रों का हो या आम जनता का फ़ोन हो, तो हम उनके बीच वहाँ पहुँचेंगे और उनकी आवाज़ बढ़ने का काम करेंगे। जैसे एनएसयूआई से थे आप, हैं और अभी जी। तो कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से आपकी बात हुई अभी इस चीज़ को लेकर कि मुझे कौन सा कार्यभार दिया जाएगा? निश्चित रूप से हम एनएसयूआई में एक्टिव रहेंगे, छात्र राजनीति को बुलंद करेंगे, छात्र राजनीति की जो मांगे हैं सरकार के सामने वो रखते रहेंगे, तो एनएसयूआई में ही अपना नेतृत्व रखेंगे। और एसएससी प्रोटेस्ट की बात मैं करूं, 2 बार मैंने आपको देखा, हम लोग भी कवरेज पर थे। अभी हाल ही में जब आप गए थे, तो क्या लगता है एसएससी प्रोटेस्ट को लेकर आपका क्या व्यू है? देखिए, एसएससी प्रोटेस्ट कोई एक प्रोटेस्ट पॉलिटिकल नहीं है, पहले तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। एसएससी वो एग्ज़ाम है जो बच्चा पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ पढ़ता है और देता है, और उस पेपर में भी उसको धांधली मिलती है। धांधली कैसी? ऐसी कंपनी उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रही है जो कंपनी एलिजिबल ही नहीं है। पटवारी घोटाले में सेम कंपनी सामने आती है जब मध्य प्रदेश में पटवारी घोटाला हुआ। सिमिलरली ऐसे ऐसे सेंटर्स पर उसको अलॉट कर रखा है, ऐसे ऐसे गाँवों में सेंटर अलॉट कर रखा है बच्चों को जहाँ नेटवर्क नहीं है। मतलब देश की विडंबना देखिए, इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, 140 करोड़ आबादी का आज देश हो चुका है हमारा, और उस देश में जो सबसे बड़ा एक एग्जाम कहूँगा क्वांटिटी वाइज वो एसएससी कहा जाने वाला है, और उस पेपर को कंडक्ट कराने में भी हमारा कमीशन विफल है। तो छात्रों की आवाज़ है, उस छात्रों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए रौनक खत्री एसएससी की प्रोटेस्ट में गया था। आप एसएससी प्रोटेस्ट को लेकर बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल हम नहीं चाहते थे या फिर पॉलिटिकल नहीं है वो जी। लेकिन एक मैडम है, इंग्लिश के लिए फेमस है, नीतू मैडम। ओके। प्रोटेस्ट के बाद यूट्यूब पर वो आती हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आदित्य रंजन सर ने कैसे बुला लिया रौनक खत्री को। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये प्रोटेस्ट जो है पॉलिटिकल बने और बिना किसी उस जानकारी के रौनक खत्री पहुंचे। क्या आप मेरे फोन में आदित्य रंजन जी का नंबर नहीं है, ना नीतू मैडम का नंबर है। मेरे फोन में तो एसएससी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके नंबर इतने मिल जाएंगे आपको जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मेरे फोन में फिलहाल 22,000 नंबर है और 1000+ नंबर मैं गारंटीड कह सकता हूँ जो एसएससी की बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके हैं। तो मेरे पास तो छात्रों का फोन आया कि भैया कल हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप प्लीज आइए। मेरे पास इंस्टा के प्रूफ है। अब नीतू मैडम जज्बात थोड़ी समझेगी बच्चों के, वो एक शिक्षिका है, उनका काम शिक्षा देने का है। शिक्षा देने के साथ साथ वो प्रोटेस्ट को लीड भी कर रही है। हम उनका धन्यवाद करेंगे कि वो शिक्षिका होते हुए प्रोटेस्ट को भी लीड कर रही है। परंतु एक छात्र संघ को ऐसा बोलना, इस पर मैं उनकी कटाक्ष करता हूँ। और कटाक्ष इसलिए करता हूँ क्योंकि हमारा कोई विरोध सरकार का नहीं है, हमारा विरोध है जो स्टाफ कमीशन, एसएससी स्टाफ कमीशन उसने पेपर कंडक्ट कराया, उसकी जो विफलता है वो हमने कही है। हमने एक वीडियो रिलीज करी है, मैंने वहाँ जाके स्पीच भी दी थी। सरकार के खिलाफ हमारा भाषण नहीं था, हमने मुद्दे को पॉलिटिकल नहीं होने दिया। आप बेशक मेरा भाषण उठा के देख लीजिए। हमने ये कहा कि सोए हुए कानों को, बहरे कानों को हम सुनाने का काम करेंगे। अब बहरे कान किसके हो? एसएससी कमीशन के। अगर मैडम इस बात को भी कहेगी कि ये पॉलिटिकल स्पीच है तो शायद मैडम गलत हो सकती है। वो कहीं ना कहीं आपके पद को लेकर कह रही हैं कि भाई आप एनएसयूआई से आते हैं, प्रेसिडेंट हैं डीयू में। देखिए, डुसू का प्रेसिडेंट जब मैं बन के आया हूँ तो मेरे ऑफिस में कहीं पीछे नाम तो लिखा नहीं है कि एनएसयूआई डुसू प्रेसिडेंट। डुसू प्रेसिडेंट नाम लिखा है डुसू प्रेसिडेंट। और जो बच्चा आज दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है वो कल को जाके एसएससी का भी पेपर देगा। तो जब उनका लीडर, उनके कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट अगर इस प्रोटेस्ट में उन बच्चों का साथ नहीं दे रहा है तो वो क्या उम्मीद रखेंगे अपने लीडर से? वो तो सोचेंगे कि रौनक भाई चुप रह गए, सरकार के आगे डर गए, सरकार के आगे दब गए। तो रौनक गए थे एसएससी स्टूडेंट्स की आवाज़ को उठाने के लिए। जी। अब बात वापस हम डूसू की करते हैं। 7 साल बाद एनएसयूआई का कैंडिडेट रौनक खत्री वहाँ पर पहुँचता है और उसके बाद एक अलग ही इमेज लेकर आता है जो शायद पहले ना रही होगी, क्योंकि आपने जो इमेज क्रिएट की छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए, आप जैसा कि बता रहे थे, मैं इंस्टाग्राम से और व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज आते हैं और मैं फिर लोगों की आवाज़ बनकर वहाँ पर पहुँचता हूँ। लेकिन जब चुनाव होता है तो दीवारों पर पोस्टर्स, सड़कों पर बिल्कुल अलग ही माहौल दिखता है, पर्चे उड़ रहे होते हैं, गाने लग रहे होते हैं, वो एक अलग ही दिखता है रुतबा, एक हीरो वाली इमेज। आप जब पहुँचते हैं किसी भी जगह पर तो वो एक हीरो वाली इमेज जो है बच्चों के बीच में आप लोगों की बैठ चुकी है। तो बड़ा सवाल ये कि इतना करोड़ों रुपया आता कहाँ से है?
देखिए, पहले के जो चुनाव थे और इस साल का जो चुनाव, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अब आपको प्रिंटेड पोस्टर, पैम्पलेट, स्टिकर, विजिटिंग कार्ड आपको नहीं मिलेंगे। अब सब कुछ हैंड रिटन हो चुका है इस साल से। तो ये बहुत बड़ा बदलाव छात्र राजनीति में हमें देखने को मिला है, जिसकी शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई है। और ये हमारा प्रयास था, मेरी वीसी साहब से इसके ऊपर कम से कम 10 बार मीटिंग हुई है कि सर अगले चुनाव में जो होर्डिंग, पोस्टर और शोबाजी का जो कल्चर है उसको हमने समाप्त करना है। एक संदेश देना है सरकार को भी, स्टूडेंट्स को भी, कि स्टूडेंट उस नेतृत्व को चुने जो उनकी बात करे, ना कि हवाबाजी वाले नेतृत्व की। जैसे जब चुनाव की तैयारी हो रही होती, प्रचार की बारी जब आती है, एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियां होती हैं और ऊपर से इतनी रैलियां और कई सारे लोग भी आप लोगों के साथ आते हैं, पोस्टर्स। लेकिन मेरा सवाल यही था कि इतना पैसा आता कहाँ से है इसमें? देखिए, इसमें अपनी फैमिली, सपोर्टर्स, जितना हमारा बॉन्ड कॉलेज से दोस्तों का जुड़ा है, सबके पास अपनी अपनी गाड़ियाँ होती हैं। आज मेरे पास एक गाड़ी है तो हो सकता है मेरे दोस्त के पास 5 गाड़ी हो। उन 5 गाड़ियों में से वो 2 गाड़ियों का अगर सहयोग मेरे इलेक्शन में कर रहा है तो वो उसका मन है। तो डीयू क्योंकि 7 लाख स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी है, छोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, तो यहाँ दोस्त भी बनेंगे, दोस्त का फैमिली बैकअप भी होता है, अच्छे अच्छे परिवारों से बच्चे आते हैं, तो वो साथ लगते हैं, तो ग्रुप बनता चला जाता है और वो ग्रुप चुनाव में मदद करता है। तो ये दोस्तों से, फैमिली से, रिलेटिव से सारी गाड़ियों का भी अरेंजमेंट, पैसे का भी अरेंजमेंट वहीं से ही होता है। जब आपने चुनाव लड़ा तो उस समय आप क्या आंकड़ा रहा कि इतना पैसा हमने खर्च किया या फिर हो गया कोई आंकड़ा? देखिए, मुझे इस विषय पर कोई मतलब पता ही नहीं है आज तक कि कितने पैसे खर्च हुए हैं, कितने नहीं खर्च हुए हैं, क्योंकि ये सब रिश्तेदारों ने, मेरी फैमिली ने, मेरे रिलेटिव्स ने संभाला है। और मैं उनसे पूछता भी हूँ कि क्या खर्चा आया, तो बोलते तूने देने हैं पैसे हमारे। मैं कहा नहीं, तुमने फिर पूछ क्यों रहे हो? एनएसयूआई की ओर से भी तो आया होगा सपोर्ट? एनएसयूआई पार्टी लेवल पर अपना करती है, पर कैंडिडेट को एज सच कोई अमाउंट नहीं मिलता पार्टी की तरफ से। और वैसे डूसू का क्या रहता है कि भाई इतना पैसा आप लोग खर्च कर सकते हैं, बहुत कम अमाउंट? 5,000 का लिमिट है उसमें। जी। फिर ये लिमिट क्रॉस होते हुए लाखों करोड़ों में पहुंच जाती। अब वो सीन नहीं है। अब नहीं है? हाँ जी। चलिए, ये तो बात हो गई। और अब छात्र मुद्दों की बात करते हैं कि आपका एक वीडियो था जिसमें आप एक खिड़की को तोड़ रहे थे। आप कह रहे थे कि किसी को झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हुआ था? वो इंसिडेंट था कहाँ का? वो था इंसिडेंट एग्जामिनेशन हॉल का, जो बच्चे क्वेरीज जिनकी हो जाती हैं, तो वो एग्जामिनेशन सेंटर बन रखा है नॉर्थ कैंपस के अंदर, वहाँ का वो इंसिडेंट था। और मेरे पास कुछ बहन मेरे पास आई थी उस दिन कि हमारी ईआर आ रही है और हमें बार बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के। तो मैंने कहा चलो आज मैं आपके साथ चलता हूँ। तो वहाँ जब जाके देखता हूँ तो वहाँ तो लाइन लगी हुई थी। अच्छा। और लाइन लगने के बाद भी ऐसा प्रशासन वहाँ बैठा हुआ था जो उसको डील करना जानता ही नहीं। मान लो आपकी कोई समस्या है, आपकी समस्या आप मेरे पास लेके आए और मैं उस समस्या को समझ ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं नया नया अपॉइंट हुआ हूँ, मुझे कोई नॉलेज ही नहीं है। वो चक्कर ही कटाएंगे फिर आपके, आज आ जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, आज पोर्टल बंद, आज पोर्टल खुला, यही चलता रहेगा। तो मैंने देखा वहाँ पे कि छात्र झुक झुक के बात कर रहे हैं। मेरा झुक के बात करना इमोशन नहीं था, वो एक कंटिन्यूअंस ऑफ इवेंट्स थे, सर्कमस्टांसेस थे, जो छात्रों के बीच आक्रोश था। आक्रोश कैसा था? भैया ये देखो, ये हमारी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे, भैया ये देखो हम अपनी बात इन तक नहीं पहुंचा पा रहे, क्यों शीशा इतना बड़ा लग रखा है, उन तक उनकी आवाज ही नहीं पहुंच रही। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है छात्रों की आवाज प्रशासन तक पहुंचाना। अगर उसमें शीशा बैरियर था तो हमने शीशा तोड़ा, अगर उसमें ताले बैरियर थे तो हमने ताले तोड़े, अगर कल को उसमें कुछ और भी बैरियर बनेगा तो हम वो भी तोड़ने का काम करेंगे। ताले तोड़ने वाली बात आई, ताले तो आपने वैसे बहुत तोड़े इस काल के दौरान। और जैसे वो वीसी साहब का कोई ताला तोड़ा था आपने गेट का? जी, वीसी साहब अपने जो उनका ऑफिस उनको मिल रखा है उसको वो अपना पर्सनल आशियाना समझते हैं। अच्छा। आशियाना कह लूँ, घर कह लूँ, कुछ भी उसके मैं जो है ऑफिस को कहूँ, वीसी सर के ऑफिस को, परंतु इस साल ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। ये ताले पिछले साल से लगने शुरू हो गए थे और तालों वो आने जाने का रास्ता है छात्रों का, आप भी वहाँ जाके जा सकते हो और आ सकते हो। वीसी साहब ने सोचा कि इसको पूरा ही मैं अपना एरिया बना लेता हूँ। क्या कभी किसी भी सरकारी दफ्तर में आपने ताले लगते हुए देखे हैं? क्या कभी प्रेसिडेंट ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, सीएम ऑफिस में आपको गेट पर ताले लगे हुए मिलेंगे कि वहाँ गार्ड खड़े हैं और कोई आएगा तो ताला खुलेगा और वो जब अंदर जा सकता है? गार्ड होते हैं, सिक्योरिटी होती है, उस चीज़ पर हमारी मनाही नहीं है। पर ताले लगाने से क्या साबित करना चाहते हैं वो? क्या वो डरते हैं या वो घबराते हैं? तो ऐसे 100 ताले भी अगर होंगे तो हम वो भी तोड़ने का काम करेंगे। तोड़ने के लिए तैयार है रौनक जी।
तो जैसे चुनाव के टाइम पे प्रचार जब हो रहा था तो आपके मेमोरेंडम में ये भी था कि मेट्रो कार्ड स्टूडेंट्स के लिए, बस पास, क्या हुआ उन बातों का? बस की मैं पूरी दिल्ली विश्वविद्यालय को बधाई देना चाहूँगा आपके इस मंच के माध्यम से कि आज सरकार, जो बहरी गूंगी सरकार थी, जो ना सुनती थी ना बोलती थी, उसने हमारी प्रोटेस्ट के दम पे, हमारे विरोध प्रदर्शन के दम पे और हमारे कामों के दम पर आज भारतीय जनता पार्टी एबीवीपी मजबूर हो चुकी कि उन लोगों को कैंपस में 10 दिन पहले आके और बस फ्री बस यूनिवर्सिटी के लिए चालू करनी पड़ी। ऐसा नहीं लगता क्या तुमने आवाज़ उठाई उस समय, अब हो रहा है कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की कोशिश, ऐसा कुछ? क्रेडिट तो लेना उनका काम है, आंदोलन जीवी हम हैं, क्रेडिट जीवी वे हैं, तो फर्क साफ है। हम काम करना जानते हैं, हम छात्रों की आवाज़ बनना जानते हैं और चुनाव से पहले से काम करना जानते हैं। चुनाव से 10 दिन पहले काम करना नहीं जानते। क्या रेखा गुप्ता जी अभी सीएम बनी है? फरवरी में वो सीएम बन चुकी थी। अब अगस्त का महीना एंड हो रहा है जब वो बस की सर्विसेज लॉन्च कर रही हैं। क्यों लॉन्च कर रही हैं? चुनाव आ गया तो बस लॉन्च कर दो, चुनाव चला गया तो शांत बैठ जाओ। ये राजनीति नहीं चाहिए, राजनीति चाहिए काम करने वाली। मेट्रो कार्ड को लेकर भी छात्र आवाज़ उठा रहे हैं। जब पता लगा कि आप आ रहे हैं तो कई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे पोस्ट पर कि उनसे पूछेगा कि मेट्रो कार्ड का क्या हुआ। निश्चित रूप से आपके पास जरूर कमेंट आए होंगे। हमने प्रोटेस्ट करी थी सबसे बड़ी, आज तक की दिल्ली विश्वविद्यालय में मेट्रो कंसेशन पास को लेकर कभी प्रोटेस्ट इतनी बड़ी नहीं हुई जितनी हमने करी जी। पहली चीज। दूसरी चीज, सीएम साहिबा भी एक इवेंट में आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में और वहाँ वो आकर कहती है कि हमारी टीम इस पर काम कर रही है और हम जल्द ही मेट्रो कंसेशन पास पर काम करेंगे। तो शायद जो बहरे कान है वो चाहे क्रेडिट लेने के लिए रिलीज करें, चाहे चुनाव जीतने के लिए रिलीज करें, पर एट दी एंड फायदा स्टूडेंट्स को हो रहा है। तो हम उस चीज़ के लिए स्टूडेंट्स को बधाई देंगे कि जल्द ही उनको मेट्रो कंसेशन का पास भी मिलेगा। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो चुनाव होते हैं डूसू के, इसे किस चुनाव से कंपेयर करते हैं? जिस तरह का रौला दिखाई देता है उस दिल्ली के सीएम के चुनाव के बराबर। सीएम के बराबर? जी। और तो पैसा भी इतना ही लगता है या क्या लगता है? नहीं, पैसा तो इतना नहीं लगता दिल्ली के सीएम में तो। रौले के हिसाब से वो है। हाँ जी, एरिया के हिसाब से। एरिया के हिसाब से। और जब चुनाव होते हैं तो एनएसयूआई से आपको टिकट कैसे मिला? क्या प्रोसेस होता है इसका कांग्रेस के अंदर या एनएसयूआई के? कांग्रेस के अंदर अगर टिकट के प्रोसेस की बात करूँ तो संगठन के लिए काम करना होता है, पार्टी के लिए हर प्रोटेस्ट में लीड करना होता है, छात्रों की आवाज़ बननी पड़ती है। कैंपस के अंदर आपकी आवाज़ अगर बुलंद होगी, स्टूडेंट्स आपको जानेंगे तो पार्टी टिकट देगी। मेरे को तो बार बार यही कहा जाता था कि हमारे सर्वे में आप टॉप हो, हमारे सर्वे में आप टॉप हो, हमारे सर्वे में आप टॉप हो। तो जब सर्वे में टॉप थे तो टिकट भी टॉप पर पार्टी ने दी। आपके अलावा और भी तो कैंडिडेट होंगे जो डूसू का इलेक्शन लड़ना चाह रहे होंगे एनएसयूआई की ओर से? हमारी ओर से जो, दोबारा पूछिएगा प्रश्न। एनएसयूआई की ओर से और भी कैंडिडेट होंगे जो डूसू का इलेक्शन लड़ना चाह रहे होंगे प्रेसिडेंट पद पर? इस साल या पिछले साल? पिछले साल आपके? काफ़ी थे। काफ़ी थे जी। तो अब बात करते हैं राहुल गांधी की। जी। राहुल गांधी आए थे आपसे मिलने, तो क्या इसके लिए कोई अप्रोच लगानी पड़ती है कि राहुल गांधी आप आइए, हमारी समस्याओं को सुनिए, यहाँ पर ऐसी ऐसी समस्याएं हैं? ऐसी कोई अप्रोच थी आपकी? मैंने तो एक लेटर दिया था जी उनको कि आप हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी आए और हमारी छात्रों के बीच, उनके बीच बैठकर समस्याओं को सुने। राहुल जी आए और समस्याओं को सुना। करीब 1 आध घंटे बैठे या कितने? 1.5 घंटा। 1.5 घंटे बैठे। तो उस दौरान जब आए वो तो सवाल उठे डीयू की ओर से भी, कुछ प्रोफेसर्स ने भी उठाए, बच्चों ने भी उठाए और एबीवीपी ने भी उठाए। सवाल ये उठा कि कैसे आप किसी पॉलिटिशियन को बुला सकते हैं, आप इस तरह से राहुल गांधी को आप दिल्ली विश्वविद्यालय में बुला लेंगे, इस तरह से बवाल काटेंगे, ऐसा कुछ सुनने में आया? क्या जवाब देंगे आप उन्हें? दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का ऑफिस, प्रेसिडेंट का ऑफिस है, चारों पदाधिकारियों का ऑफिस है। ठीक है। उस ऑफिस में आने के लिए या किसी के जाने के लिए ना तो वीसी साहब की परमिशन की जरूरत होती है, ना प्रॉक्टर मैडम की जरूरत होती है। ये सिर्फ चुनावी मुद्दा देख के और राजनीति करके जो है प्रॉक्टर मैडम लेटर इशू करती हैं कि राहुल गांधी जी ने हमें इंटिमिडेट नहीं किया था कि वो डुस्सू ऑफिस आ रहे हैं। अच्छा, राहुल जी क्यों इंटिमिडेट करेंगे? आज तक हम इतने गेस्ट अपने ऑफिस में लेकर आए हैं, क्या सबकी सूचना हमने आपको दी है? या आपने कभी हमें लेटर दिया हो यूनिवर्सिटी ने कि रौनक खत्री जी आपके ऑफिस कोई आएगा तो आपको हमें सूचित करना पड़ेगा? आज तक तो यूनिवर्सिटी ने ऐसा नहीं किया। राहुल जी के आते ही उनकी गाइडलाइंस आती हैं कि राहुल जी को हमें इंटिमिडेट करना चाहिए था। क्यों करना चाहिए था भाई? स्टूडेंट्स का ऑफिस है, राहुल जी आएंगे, बात करेंगे। कोई उन्होंने विरोध प्रदर्शन करा हो, कोई प्रोटेस्ट करी हो, कोई 500-600 की भीड़ हो, वहाँ पर 15-20 बच्चों के साथ उन्होंने वार्तालाप करा। वार्तालाप में कैसे रोक लगा देंगे? लोकतंत्र है। उनका कहना था कि भाई आप कैसे किसी पॉलिटिशियन को बुला सकते हैं। एबीवीपी ने भी उस समय कुछ बवाल काटा था। एबीवीपी ने बवाल काटा था, उनको तो अपनी लाइमलाइट चाहिए थी, पीआर चाहिए थी।
विरोध करना था, संगठन से फोन आया होगा कि इस चीज़ का विरोध करो। अब क्या मोदी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं आते? वो भी आते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी नहीं आते? वो भी आते हैं। पिछले साल धर्मेंद्र प्रधान जी डूसू ऑफिस आए थे, किसको इंटिमिडेट किया था उन्होंने? दिखाएं लेटर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के ऑफिस से प्रेस रिलीज निकली होगी, कल मैं डीयू जाऊंगा। आपने राहुल गांधी के अलावा किसी और को भी भेजा कभी लेटर कि यार आप आइए दिल्ली यूनिवर्सिटी? दीपेंद्र जी को हमने बुलाया था, अपने डूसू ऑफिस बुलाया था, और भी अनेकों लीडर्स को बुलाया था, तो आए भी हैं। और वैसे शीर्ष राजनीति को लेकर क्या कहना है? सेंटर लेवल की जो राजनीति हमारे देश की, उसको लेकर डूसू प्रेसिडेंट क्या सोचते हैं? क्या सही दिशा में जा रहा है या नहीं? लोकतंत्र खतरे में है देश का, और ये सिर्फ कहने के लिए और सुनने के लिए बात नहीं है। जब देश में वोट चोरी से सरकार बन सकती है, जब देश में एसएससी के मुद्दे पर छात्रों को चुप करा जा सकता है, फार्मर्स प्रोटेस्ट को 3 साल तक कंटिन्यू खींचा जा सकता है, जब देश के अंदर किसी भी वर्ग को आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो किसानों का वर्ग हो, चाहे वो खिलाड़ियों का वर्ग हो, चाहे वो छात्रों का वर्ग हो, चाहे वो शिक्षकों का वर्ग हो, हर वर्ग पीड़ित है और देश में बदलाव मांगता है, लॉज में रिफॉर्म मांगता है, पॉलिसी में इम्प्लीमेंटेशन ढंग से मांगता है। अब मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की नौकरियों की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरियों का क्या हाल है? जब बात होती है डीयू में, जब कोई बच्चा आता है, आंध्र प्रदेश से आता है, राजस्थान से आता है, बिहार से आता है, उत्तर प्रदेश से आता है, ऐसा कोई राज्य शायद ही हो जहां डीयू के बच्चे ना पहुंचे। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, हर जगह से। आज क्या हाल है नौकरियों का वहां? अब बात ही तो सारी यहाँ से शुरू होती है कि जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं, एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि साल में 2 करोड़ नौकरियां हमने दी हैं। कहाँ दी हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी आप आए, मैं कह रहा हूँ 95% जो छात्र आज ग्रेजुएट हो रहा है डीयू से, वो अनएम्प्लॉयड है। प्लेसमेंट प्लेसमेंट बहुत लिमिटेड कॉलेजेस में और बहुत लिमिटेड सीटों पे है। जैसे एसआरसीसी में प्लेसमेंट होती है, हंसराज में भी प्लेसमेंट होती है, पर वो प्लेसमेंट का जो क्राइटेरिया है वो 3-4 कॉलेजों तक सीमित है क्या? बाकी जो 90 कॉलेजेस डीयू के हैं उनमें क्यों नहीं प्लेसमेंट होती? वीसी साहब ने क्या प्रपोजल निकाले हैं प्लेसमेंट को लेकर? तो इस चीज़ पर गहन चिंतन की जरूरत है। आपने इससे संबंधित बात की आगे? देखिए, हमारी लड़ाई शुरू हुई थी इंफ्रास्ट्रक्चर से। ठीक है, एक प्रोसेस है हर चीज़ का। हाँ। एक प्रोसेस कैसे है भाई? पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा तो टीचर्स अच्छे से पढ़ा पाएंगे, जब टीचर अच्छे से पढ़ा पाएंगे तो बच्चा ढंग से पढ़ेगा, बच्चा ढंग से पढ़ लेगा तब वो नौकरी के लिए एलिजिबल होगा। अब जब पढ़ाने का इंफ्रास्ट्रक्चर ही ढंग का नहीं और हम बात करें रोजगार की, तो उसका कोई लॉजिकल बात नहीं है, वो ना लॉजिकल उसका आंसर आपको मिलेगा। तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, चाहे वो डीयू का हो चाहे देश का हो। अब डीयू के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, टेबल, पानी और तरह तरह की चीज़ें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, एसी की लेकर भी आप बात करते हैं, लेकिन ये तो बेसिक इंफ्रा है, ये तो स्टूडेंट्स के लिए होना ही चाहिए। जब देश भर से बच्चे आ रहे हैं तो वो तो यही सोचकर आ रहे हैं कि यार डीयू इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ जाएंगे तो हम हमारे भविष्य में कुछ ऐसा करेंगे। और जब वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं डीयू के अंदर, और जब उन्हें पता लग रहा है कि यार इंफ्रा ही नहीं है, इंफ्रा को लेकर मुद्दे उठा रहा है, तो और दूसरे मुद्दे कैसे उठाएंगे आप? देखिए, देश की विडंबना है कि जहाँ लड़ाई रोजगार के लिए होनी चाहिए, जहाँ लड़ाई अच्छे स्वास्थ्य के लिए होनी चाहिए, जहाँ लड़ाई बड़े बड़े पदों पर बैठने के लिए होनी चाहिए, वहाँ हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है। किस चीज़ के लिए? पानी के लिए। किस चीज़ के लिए? ढंग के बेंचेस के लिए, ढंग के क्लास बोर्ड्स के लिए, ढंग के टीचरों के लिए। क्या ये लड़ाई लड़ने के लिए हम प्रेसिडेंट बनकर आए थे? नहीं, पर फिर भी लड़नी पड़ रही है। क्यों? देने में इतने ये विफल है हमारी सरकार। ये सिर्फ डीयू की बात नहीं है, आप देश के किसी भी सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाके देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ना तो पीने का ढंग का पानी होगा, ना अच्छे वॉशरूम होंगे, ना ढंग के क्लासरूम होंगे, और ना ढंग की टीचिंग फैकल्टी होगी। और सेम हाल डीयू का है। तो सरकार क्यों नहीं इस चीज़ पर ओवरलुक करती है? क्या हमारे पास पैसे की कमी है? क्या हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है? चाहे हमारे पास मैन पावर की कमी है? हमारे पास कोई कमी नहीं है। भारत संपन्न देश है, और उस संपन्न देश में अगर एजुकेशन नहीं है तो देश को पीछे लेकर जाने का पहला कारण है। और अब बात पीएचडी की करते हैं। मैं पीएचडी को लेकर, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि पीएचडी को लेकर जब बात होती है तो आपने पीएचडी का मुद्दा उठाया था, पीएचडी एडमिशन में धांधली का। बैचलर्स युवा करते हैं, फिर उसके बाद मास्टर्स करते हैं, नेट क्वालिफाई करते हैं, और उसके बाद एडमिशन की बारी आती है। नेट जेआरएफ करने के बाद भी कई लोगों के एडमिशन नहीं हो पाते हैं। कई युवा ऐसे हैं देश के। एडमिशन किन के हो रहे हैं? जो आरएसएस की शाखा को अटेंड करेगा, जो एबीवीपी का कार्यकर्ता होगा। आप यकीन नहीं करोगे, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, जो छात्र आरएसएस में होगा वो अपनी फोटो दिखाता है इंटरव्यू के अंदर कि सर मैं आरएसएस की शाखा का आदमी हूँ।
और जो उसके विरोध में होगा, या एनएसयूआई का होगा, या किसी भी छात्र संगठन का होगा, छोड़ो एनएसयूआई को एक पल को, तो उस टाइम पर उसको एक कह दिया जाता है इंटरव्यू के दौरान कि आप तो इस टाइम पे इस कैंडिडेट के लिए प्रचार करते दिख रहे थे, आप तो हमारे आदमी ही नहीं हो। तो वो कहाँ जाएगा बच्चा? वो घर ही बैठेगा। नौकरी कौन लग रहा है, प्रोफेसर कौन बन रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर? आरएसएस के लोग। मैं नाम लिखित में दे सकता हूँ, जो पुराने टाइम पे डुस्सू लड़े हैं वो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं एबीवीपी से। क्या उनका क्राइटेरिया था सिलेक्शन का? मुझे बताओ, मुझे दिखाओ, उनके मार्क्स दिखाओ, और एक नॉर्मल कैंडिडेट को उनके सामने खड़ा कर लो। कौन अच्छे से पढ़ा पाएगा, कौन अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप इस बात को इतने भरोसे से कैसे कह सकते हैं? इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जो छात्र एबीवीपी में था, डुस्सू का पदाधिकारी था, वो पदाधिकारी 3 साल बाद पता चलता प्रोफेसर बन गया। ऐसी क्या क्वालिटी थी भाई उसमें जो वो बन गया? बच्चे कह रहे हैं कि भैया वो इंग्लिश की एक सेंटेंस नहीं बोल पाते और वो हमें इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रोफेसर डीयू के अंदर भर्ती है। ये पूरा मामला यही था या इसके अलावा भी कुछ था पीएचडी एडमिशन को लेकर धांधली? पीएचडी एडमिशन का इन्होंने प्रोसेस क्या किया है, अपनी डिक्टेटरशिप और तानाशाही जिस प्रकार देश में है, वो पीएचडी एडमिशन में भी दिखाई। कैसे दिखाई? इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर पूरा पीएचडी का एंट्रेंस शुरू कर दिया और क्लियर कर दिया। अब जो रिटर्न में मार्क्स की वेटेज है, सपोज करो आपके मार्क्स रिटर्न में 100 में से 70 आए, तो आप एक गुड कैंडिडेट कहे जाने वाले हो सकते हो पीएचडी के अंदर। परंतु आपको उन 70 मार्क्स की कोई वेटेज ही नहीं दी जाएगी। आपको वेटेज दी जाएगी कि आप इंटरव्यू में कितना स्कोर कर रहे हो। अगर इंटरव्यू में आपको 50 में से 5 नंबर दे दिए तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? हो ही नहीं सकता, चाहे आप कितना ही अच्छा टेस्ट दे के आए हो। तो उस पर हमारी लड़ाई थी कि इंटरव्यू के मार्क्स पर सोलली सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, रिटन बेस्ड टेस्ट जो बच्चा दे के आया है उसके आधार पर सिलेक्शन होना चाहिए। और ये यूजीसी की भी गाइडलाइंस है, सिर्फ रौनक खत्री की गाइडलाइन नहीं है ये। तो क्या जवाब आया जब आपने आवाज उठाई थी? जवाब यही आया कि हम करेंगे इसको। माना तो उन्होंने नहीं इस बात को कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा। मैंने प्रूफ दिखा दिया उनको कि आप ट्रांसपेरेंट हो तो हमें दिखा दो मार्क्स किसके कितने हैं इंटरव्यू में और किसके कितने रिटर्न में है। तो आज तक वो मेरिट लिस्ट निकाली ही नहीं है। प्रोफेसर्स के जो वहाँ पर अपॉइंट होते हैं उनमें भी धांधली है ऐसा कुछ? भाई धांधली क्यों नहीं होगी? आप ये सवाल अपने आप से पूछना पड़ेगा और देश की जनता को पूछना पड़ेगा कि जब नेट जेआरएफ पीएचडी एंट्रेंस में धांधली हो सकती है तो प्रोफेसर्स के इंटरव्यू में क्यों नहीं हो सकती? वहाँ पे भी तो पैनल बैठेगा जो इंटरव्यू लेगा कॉलेज का, और पैनल कौन सिलेक्ट करेगा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल किसके हैं? आरएसएस के। आरएसएस को कौन लीड कर रहा है? हमारे वीसी साहब। आरएसएस के प्रोग्राम में जा रहे हैं हमारे वीसी साहब, उनकी फोटो मेरे पास आई। वीसी साहब आरएसएस के प्रोग्राम में? निश्चित रूप से हमारे पास प्रूफ है इस चीज का। मैं आप ये आपका कंटेंट लेकर मैं अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करूंगा, तब दिखा भी दूंगा कि वीसी साहब कौन से आरएसएस के प्रोग्राम में गए हुए हैं। ये बात है। तो ये सब बातें जो हैं, डीयू की पीएचडी एडमिशन में धांधली हो गई और ये सब बातें हैं, ये बातें क्या राहुल गांधी तक भी आप पहुंचाते हैं? बिल्कुल पहुंचाई है, तब भी आए थे तब भी पहुंचाई थी। और अब ये वोट चोरी का मुद्दा पार्लियामेंट में उठा, इस वजह से पार्लियामेंट को भंग करना पड़ा और पार्लियामेंट का सेशन भी अब खत्म हो चुका है। नेक्स्ट सेशन में आप देखेंगे तो एजुकेशन मुद्दों पर पुरजोर तरीके से राहुल जी आपको दिखेंगे। आपकी वो वाली वीडियोस नहीं पहुंचती जिसमें आप बवाल काट रहे हैं? नहीं पहुंची थी, तोड़ रहे हैं। गोबर वाली भी वीडियो उनके पास पहुंची थी, शीशे वाली भी पहुंची। क्या कहते हैं वो इन वीडियो? कह रहे थे अच्छा किया आपने। अच्छा किया जी। और क्या कहते हैं? बस यही प्राउड ऑफ यू उन्होंने एक बार कहा था मेरे को जब डीयू ऑफिस आए थे, तो अपने आप में एक मोटिवेशन है। ये गोबर वाली जो बात कर रहे हैं आप, ये क्या था पूरा घटनाक्रम? घटना ये थी, आज हम जिस ऑफिस में बैठे हुए हैं इस ऑफिस में एसी लगा हुआ है। ठीक है। और सेम एसी लगा हुआ था प्रिंसिपल मैडम के ऑफिस में। ओके। और उन्होंने बच्चों के क्लासरूम्स के अंदर गोबर लगा दिया। हाँ। कि आप गोबर के लेप वाली क्लास में पढ़े। आरएसएस की संस्कृति को वो प्रमोट कर रही थी। कोई रिसर्च करने की बात कह रही थी वो ये कह रही थी कि हमारी प्रोफेसर इस पर रिसर्च कर रहे हैं। हमने उनसे मांगा रिटर्न रिसर्च दिखाओ, कौन सी रिसर्च है वो, कौन सी साइंटिफिक रिसर्च आपने करवाई अपने प्रोफेसर से, वो आज तक तो रिसर्च दिखा नहीं पाए। फिर हमने ये कहा जब आप इस चीज को इतना ही प्रमोट कर रहे हैं तो आपके ऑफिस में भी गोबर होना चाहिए, गोबर का लेप होना चाहिए, एसी को छोड़ो और गोबर में बैठो। तो रौनक खत्री जाते हैं और उसके बाद मैडम के ऑफिस में जाकर गोबर लेप देते हैं। जी। और फिर उसके बाद मैंने ये देखा कि कुछ युवा आपके ऑफिस में आते हैं, उसके बाद कुछ तोड़फोड़ भी सामने आती है या फिर और गोबर भी पोता जाता है, ऐसा कुछ था? ये भ्रमित लोग हैं, बेचैन लोग हैं, जो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, ये वो लोग हैं। कौन था ये, मतलब इस बारे में पता लगा? एबीपी के छात्र नेता। अच्छा। हाँ जी, एबीपी के छात्र नेता हैं, आते हैं गोबर लगाते हैं और मेरे पीछे से, सामने से नहीं। ऑफिस तोड़ते हैं, रात को क्यों तोड़ते हैं? डर है। हम तो कह रहे हैं हमें मारो पिटो जितना हो सकता है करो। हम तो गांधी जी की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं।
और ये गाड़ी तोड़ने वाला कोई थार तोड़ी गई थी, ऐसी वीडियो भी सामने आई थी। ये बनाई गई वीडियो थी कि हमारी थार तोड़ दी और उसके बाद हमने उनका ऑफिस तोड़ दिया। ये बनाई गई वीडियो थी कि हमने किसी की थार तोड़ी है। ये निराधार बात है। तोड़ी गई थी क्या आपके इधर? और नहीं, हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं तोड़ी गई। अगर कोई कहता है कि हमने तोड़ी है तो सबूत दिखाओ। वीडियोस तो वैसे बहुत जल्दी जल्दी जारी हो जाती हैं। उसका वीडियो ऐसा कुछ बना था, उन लोगों ने कुछ बनाया था ऐसा? नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं है ना। झूठी बात है। कैसे प्रोपोगंडा चलाएं यूनिवर्सिटी के अंदर, एबीवीपी से सीखना पड़ेगा। वैसे एबीवीपी के लोगों से पर्दे के पीछे बात होती है कभी? पर्दे के पीछे क्या, हम खुले में भी कर देते हैं। कुछ लोग एबीवीपी के अंदर अच्छे हैं जो भी गलत ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ रखे हैं। अच्छा। धीरे धीरे उनको समझ आ रहा है तो छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं हमारे पास। पिछले कार्यकाल में जो प्रेसिडेंट रहे उनसे मुलाकात हुई कभी? हाँ, मिल जाते हैं, रोड पे चलते हैं इधर उधर। अच्छे से आयल होता है? हाँ जी। क्या कहते हैं वो अब आपके बारे में, और आपसे आप क्या कहते हैं? नहीं, हम उनसे नहीं पूछते कि कैसा कार्यकाल रहा, क्या नहीं रहा। तो ऐसा सच कोई बात नहीं होती। ऐसी कोई बात नहीं होती। तो डूसू प्रेसिडेंट को फिल्मों में इंटरेस्ट है, नाच गाने में इंटरेस्ट है? फिल्मों में इंटरेस्ट है, नाच गाने में इतना नहीं है। इतना नहीं है? जी। और शादी का क्या इरादा है? घर वाले क्या कह रहे हैं? शादी तो 4-5 साल बाद करेंगे। 4-5 साल बाद करेंगे? जी। कितने साल के हो गए आप अभी? अभी तो मैं 23 साल का ही हूँ। अच्छा, 23 साल के हैं आप अभी। तो घर वाले कहते नहीं कि यार अब बहू ले आओ, क्या कर रहे हो तुम, हो गया चुनाव, अब तुमने इतनी बड़ा पद ले लिया है, नहीं, ये तो कुछ प्रेसिडेंट हो गए पद की बिल्कुल एक बड़ा पद है डुसू प्रेसिडेंट बनना, पर अभी और पदों को ग्रहण करना अगर जनता सेवा का मौका देगी। डूसू प्रेसिडेंट का एक वीडियो आया था जिसमें वो अपनी माँ के गले लग रहे हैं, आपके गले में कुछ हार है पैसों का, और आप अपनी माँ के गले लग रहे हैं। उस समय आपकी आंखें भी नम थी। कौन सा पल था वो? वो जब मैं जीत कर अपने घर आया था, वो तब का पल था। और मैं मम्मी को देख ही रहा था तो मम्मी रोने लगी, तब फिर मुझे गले लगाना पड़ा। और लगाना क्या पड़ा, मेरा भी खूब मन था। जी। उस समय आपकी भी आंखें नम हो गई थी। और कौन कौन था साथ में उस समय? पूरा परिवार ही साथ था उस टाइम पे। रौनक खत्री लव को लेकर क्या सोचते हैं? प्यार, मोहब्बत, इश्क, इश्क वाला लव, सोज वाला लव, इनको लेकर क्या सोचते हैं रौनक खत्री? देखिए, प्यार किसी से होना गलत बात नहीं है। अगर होता है और सामने वाला पार्टनर आपको प्रमोट करता है, मोटिवेट करता है, सही दिशा दिखाता है, तो निश्चित रूप से अच्छी चीज़ है। और क्या परिभाषा समझते हैं आप प्यार की? प्यार कई बार बर्बाद भी कर देता है। कैसे? बर्बाद इसलिए कर देता है, समय व्यर्थ करवा देता है। हाँ। और गलत गलत चीज़ों के लिए मोटिवेट प्रमोट करता है। तो पार्टनर्स के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो किस चीज़ को चुनते हैं। तो क्या प्यार हुआ कभी आपको? ऐसा सच कभी कोई प्यार किसी से नहीं हुआ। किसी को लाइक किया, क्रश रही है कोई? ना, नहीं कोई क्रश नहीं रही? नहीं जी, कोई क्रश। तो डूसू में प्रेसिडेंट बनने के बाद तो आपको ऑफर आए होंगे ऐसे कई? ऑफर तो क्या, मैसेजेस आते हैं कि हम आपको पसंद करते हैं। और पर मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा आपसे कि मैं कभी उनका रिप्लाई नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा वो पद है जिसकी एक गरिमा है और उस गरिमा को समझते हुए हमें काम करना है। और शादी के लिए अभी उम्र है। प्रेसिडेंट साहब बता रहे हैं कि भाई लव मैरिज वो करेंगे नहीं, ऐसा है कुछ? मतलब लव मैरिज या अरेंज मैरिज? तो समय बताएगा, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। अभी तो बता रहे हैं आप कोई लड़की आई नहीं जीवन में अब तक, तो क्या पता आगे आ जाए। आगे आ जाए। हो सकता है आगे आ जाए। जी। घर वाले बिल्कुल प्रेशर नहीं बना रहे हैं इस चीज को लेकर कि भाई? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और राहुल गांधी से लास्ट मुलाकात अब? लास्ट मुलाकात उनसे हमारी 1 महीने पहले ही हुई थी, उन्हीं के ऑफिस में हुई थी। 1 महीने पर पहले? वो सीक्रेट मीटिंग थी। अच्छा, उस बारे में कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, उस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। पद को लेकर सोच सकते हैं कि आप? नहीं, पद को लेकर नहीं थी, राजनीतिक संगठन को लेकर थी कि हमें कैसे क्या और करना चाहिए। बिहार में यात्रा चल रही है अभी, वोटर अधिकार यात्रा। जी। वो कह रहे हैं कि वोट चोरी के संदर्भ में हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं इस पर? बिल्कुल ठीक, जागरूक करना चाह रहे हैं। जब एक घर में 150-150 आदमी अगर रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वोट चोरी है। अभी कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, गोवा के एक एमएलए दिखा रहे हैं कि एक वोटर लिस्ट में एक नाम है, किसी मोमडन नाम है, वो मुस्लिम नाम है, पर फोटो लगी हुई है थैनोस की, जो थैनोस इसमें आए हुए थे हमारे। ये कौन सी मूवी आई थी जो पीछे थैनोस की थी, जिसमें सारे ये कैप्टन अमेरिका और ये सब थे? कौन सी थी? एंडियम करके थी। एंड गेम के जो थैनोस हैं उसकी फोटो वोटर आईडी कार्ड में लगी हुई है। अच्छा। तो क्यों नहीं है ये वोट चोरी है, और इसको साबित कर रहे हैं, विद प्रूफ कर रहे हैं, परंतु हमारा इलेक्शन कमीशन मानने के लिए तैयार नहीं। कुछ फोटो आए थे, वायरल हो रहे हैं अभी आजकल, ट्रम्प का फोटो लगा हुआ है और एड्रेस वगैरह कुछ ऐसे, व्हाइट हाउस। बिल्कुल। और कई पिता के नाम पे तो ADJKUPRST, बताओ ये कौन सा नाम हुआ? और फिर भी अप्रूव हो रहा है, वोटर आईडी बन रही है। कौन बना रहा है? हमारा जो है इलेक्शन कमीशन बना रहा है इस चीज़ को। तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद वोटर अधिकार यात्रा बड़ी है अपने आप में, और कहा जा रहा है कि दूसरे राज्यों में भी हो सकती है चुनाव के समय।
निश्चित रूप से होगी। और इसमें देश की जनता को भी और इलेक्शन कमीशन को भी आज समझने की जरूरत है कि एक सरकार का इतना गुलाम नहीं बनते कि जैसे वो सरकार चाहे वैसे हमारा जो है लोकतांत्रिक जो पदों पर बैठे लोग हैं, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हुए चाहे उसमें किसी भी पद के चेयरमैन हुए, उनको अपना दायित्व समझना चाहिए और एक सरकार का गुलाम नहीं बनना चाहिए। तो रौनक कब जा रहे हैं शामिल होने किस में? यात्रा में? यात्रा में जल्दी दिखेंगे। दिखेंगे? हाँ जी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी थे आप? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नहीं था, मैं शामिल नहीं हो पाया उस था समय। जी। तो अब शीर्ष नेतृत्व तो मल्लिकार्जुन खड़गे हो गया, प्रियंका गांधी जी हो गई, उनसे कब मुलाकात हुई आपकी? मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मुलाकात होती रहती है, केसी वेणुगोपाल जी से भी होती रहती है, परंतु प्रियंका जी से भी मुलाकात का सौभाग्य नहीं मिला। परंतु उनकी टीम मेरे संपर्क में है, वो कहते हैं कि मैडम आपकी वीडियोस देखती हैं। तो मुझे ये बात सुनकर काफ़ी अच्छा लगा कि वो जानती हैं जी। सोशल मीडिया पर इतनी जब पॉपुलैरिटी मिलती है, शुरुआती दौर में सुना आपके 1500 ऐसे कुछ फॉलोअर्स थे? हाँ, जब मैं यूनिवर्सिटी आया था जब 1000-1500 ही थे। वो दौर और आज का दौर, जब डूसू प्रेसिडेंट बनने से पहले का दौर था आपका, रौनक खत्री उस समय थे, और अब वाले रौनक खत्री में कितना अंतर नजर आता है आपको? जीरो। जब भी जमीन से जुड़कर चल रहे थे, अब भी जमीन से जुड़कर चल रहे हैं और आगे कभी कहीं तक भी जाएंगे तो जमीन से जुड़कर ही रहेंगे। आज तो 10 लाख प्लस फॉलोअर्स हैं आपके। फॉलोअर्स पर ध्यान नहीं है, काम पर ध्यान है। काम पर ध्यान है जी। लेकिन उसके बाद लगता तो होगा कि यार सोशल मीडिया पर इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और आगे पीछे गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग हैं, बिल्कुल रॉबिन हुड वाली इमेज जो है अब क्रिएट हो गई नहीं, है। वो लोगों का प्यार है, क्षेत्र की जनता का प्यार है कि हमें पसंद कर रहे हैं और उनकी आवाज़ हम बन रहे हैं। भगवान का शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ को लेकर। छात्र राजनीति का भविष्य आप कैसे देखते हैं? रौनक खत्री बतौर जब आते हैं सामने प्रेसिडेंट के तौर पर, और वर्तमान में जिस तरह से एक इमेज बनी है, छात्र राजनीति को बदनाम करने जैसी इमेज बनी है, जेएनयू वाला प्रकरण आपको याद होगा, किस तरह से इमेज बनी उस समय, और अब क्या लगता है छात्र राजनीति का डार्क सच कैसा है? देखिए, छात्र राजनीति एक ऐसी राजनीति है जिसमें 100% लिटरेसी रेट है, ठीक। पहली बात। दूसरी बात, कई छात्र नेता ऐसे इस छात्र राजनीति में हैं जो छात्रों को मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, जिनका मकसद ही उनको किसी संगठन का कार्यकर्ता बनाना होता है। अच्छा। अब छात्रों को इस बात को समझना पड़ेगा। मैं रौनक खत्री सभी छात्रों से अपील करना चाहूँगा कि आपको कोई कंट्रोल करे ऐसा संगठन नहीं चुनना। आपको जो अपनी उंगलियों पर नचाए ऐसे लोग नहीं चुनने। आपको अपने लिए आवाज़ उठानी है। अपने स्कूल कॉलेज में जो बदलाव आप चाहते हो उसके लिए पुरजोर आवाज़ छात्रों को उठानी पड़ेगी, तो छात्र राजनीति का असली मकसद जो है वो कामयाब है। किस ओर जा रही है हमारी छात्र राजनीति? क्या इससे भी बेहतर होगी आगे या फिर और डार्कनेस की तरफ? निश्चित रूप से देश में बदलाव देखने को मिल रहा है। आज हर स्टेट में जिस स्टेट में जो मैं जा रहा हूँ, जहाँ छात्र मुझे बुला रहे हैं, तो हर स्टेट में एक रौनक खत्री जैसा भाई खड़ा हो रहा है और जो छात्रों की आवाज़ बन रहा है। तो मुझे देखकर अच्छा लगता है कि आज शुरुआत नहीं अब अंत है, मतलब अंत नहीं अब शुरुआत एक नई होने जा रही है। जब देश के अंदर नए नए युवा अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं, कॉलेजों के विरोध में बोल रहे हैं। अभी आप देखेंगे मध्य प्रदेश से अपना एक भाई है, उसने जो है गेट तोड़ कर दिए साबित करा है और उसने पूरी एक सीरीज दिखाई है। अच्छा। कि वो कितनी मेहनत कर रहा था, लेटर्स पे लेटर्स, प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट, पर उसकी आवाज़ को अनसुना करा गया। लास्ट में उसने गेट तोड़ा। गेट तोड़ना मकसद उसका नहीं था। ये इस बात का प्रतीक है कि छात्र राजनीति के अंदर छात्र काम करना भी जानते हैं, छात्र आवाज़ बनना भी जानते हैं, और छात्र अगर एंड में बात आ जाएगी तो गेट तोड़ना भी जानते हैं। तो वो मैसेज सिर्फ मध्य प्रदेश से नहीं, जम्मू कश्मीर में भी एक भाई है हमारा, जय, उसका मैं नाम लूँगा आपके प्लेटफॉर्म पे, वो भी बहुत अच्छे मुद्दे छात्रों के उठा रहा है। तो हर स्टेट में कहीं ना कहीं हमें एक बेटर चेंज छात्र राजनीति में देखने को मिल रहा है। इंस्पिरेशन आप बन रहे हैं? मैं इंस्पिरेशन उनके लिए हूँ, ये उनसे पूछना ज़्यादा बेहतर रहेगा। पर हाँ, अगर इंस्पिरेशन हम किसी की बन सकते हैं तो ये भगवान का और भाइयों का प्यार है कि हम किसी के लिए इंस्पिरेशन बने। क्या रौनक खत्री आने वाले समय में किसी और दल में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि जब कोई छात्र निकलता है कॉलेज वाली राजनीति से, यूनिवर्सिटी वाली राजनीति से, तो उसके बाद वो देखता है कि उसका प्रॉफिट कहाँ है, कहाँ किस दल में उसे शामिल होना है। क्या रौनक खत्री बीजेपी में शामिल हो सकते हैं आगे कभी? देखिए, प्रॉफिट अगर रौनक खत्री को देखना होता तो शुरू में एबीवीपी के हज़ारों ऑफर मेरे पास आए थे कि आप एबीवीपी ज्वाइन करो, आपको हम इस पोस्ट पर चुनाव लड़ाएंगे, और आज आप हमसे लेटर पे लिख जाओ, आपकी जीत निश्चित है। क्या समय रहा होगा कि जब आपको एबीपी ने ऑफर दिया कि आ जाओ? चुनाव से 2 महीने पहले। चुनाव से 2 महीने पहले? जी। अच्छा। पर हमने उस ऑफर को ठुकराया, और आज भी हमारे पास भारतीय जनता पार्टी से ऑफर आते हैं कि आप हमारे इसको यूथ विंग को ज्वाइन करो,
आपको पद देंगे और आप दिल्ली में जो है यूथ की आवाज़ को बुलंद करो। परंतु हमारा ऐसा मानना नहीं है कि हम अपने एक परिवार को छोड़कर किसी दूसरे परिवार में जाए जो सिर्फ बहरा है, गूंगा है, और बहरे गूंगे के अलावा अपने कार्यकर्ता का ही नहीं है। छात्र मेहनत करते हैं, उनको टिकट नहीं देता, तो ऐसे संगठन से हम दूर हैं। संगठन से दूर हैं आप? पार्टी से भी दूर है, पार्टी का ही संगठन हुआ। मान लीजिए कभी मौका आता है कि आपकी शिकायतें दूर होती हैं, उसके बाद सोचेंगे आप कि यार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई सोच नहीं है हमारी कि हम भारतीय जनता पार्टी में कभी शामिल होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर? नहीं। और किसी बड़े नेता ने आपको अप्रोच किया हो कभी? कहाँ के? बीजेपी में आ जाओ यार, या फिर संगठन बदल लो अपना? नहीं, आते हैं, कॉल्स आती हैं, किसी के थ्रू कॉल कराते हैं, वो डायरेक्ट अच्छा, कॉल नहीं डायरेक्ट कॉल करते। नहीं आते? हाँ, कि हम उनसे आपकी बात करा देंगे, आप आ जाओ, एक बार मिल लो, बैठ लो, तो मिलते ही नहीं है। जब कोई छात्र नेता आगे बढ़ता है तो उसका एक आइडियल होता है, वो उसके नक्शे कदम पर चलता है, उससे इंस्पिरेशन लेता है, मोटिवेशन लेता है। तो रौनक खत्री का कौन है आइडियल? शहीद आजम वीर भगत सिंह जी। वीर भगत सिंह जी। जी। क्या क्या सीखते हैं आप उनसे? क्रांति। क्रांति। और कुछ? और अच्छे मुद्दों पर आवाज़ बुलंद रखना, प्रशासन से डरना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। शीर्ष नेतृत्व में कोई है जिससे लगता है कि यार इससे सीखा जाना चाहिए? राहुल जी हमारे आदर्श हैं। और उनके अलावा प्रियंका जी हो गई? निश्चित रूप से। एक शख्स हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा, एक शख्स और आते हैं जिन पर आरोप लगता है कि ये बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। जब अमेरिका वो गए या विदेश दौरे पर भारत पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर जब गए थे, अलग अलग डेलीगेशन जब भारत का गया था, तो उन पर आरोप लगा, पार्टी में भी कई सारी चीज़ें आई सामने और कहा गया कि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ रुख हो रहा है, कभी भी दे सकते हैं इस्तीफा। क्या सोच रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि पार्टी के सीनियर लीडर हैं, पार्टी ने हमेशा मान सम्मान उनको दिया है, और किसी के अंतर्मन की आत्मा को तो हम नहीं जान सकते। हाँ। परंतु हाँ, वो हमेशा से कांग्रेस के रहे हैं और आगे भी कांग्रेस में ही रहेंगे। हालांकि वो भी कहते हैं कि भाई मैं हमेशा से कांग्रेस का सपोर्टिव रहा हूँ, और भले ही दूरियां कितनी भी क्यों ना हो जाएं, विचारधाराओं का विरोधाभास हो सकता है, उनका यही कहना है, लेकिन पार्टी से कभी मेरी दूरी नहीं होगी, वो साफ तौर पर यही कहते हैं। लेकिन एज आप जब होते हैं और आप ऐसी चीज़ें देखते हैं कि पार्टी के खिलाफ कोई बयान दे रहा है या पार्टी की विंग से हटकर कोई थोड़ा सा भी जा रहा है, तो क्या इमेज बनती है आपके सामने उसकी? देखिए, वो इंसान का न्यूट्रलपन दिखाता है। ठीक है। वो विरोधी नहीं हुआ पार्टी का। अच्छा। अगर पार्टी की बेटरमेंट के लिए कोई सुझाव दे रहा है, जो आज सुनने में थोड़ा सा हमें बुरा लग सकता है, ठीक है, परंतु हो सकता है वो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा सुझाव हो, तो उसको हमें ये नहीं मानना चाहिए कि वो पार्टी विरोधी है। कुछ कमियां हमारे संगठन में हैं, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे और उस चीज़ को सुधारेंगे, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम अपने संगठन का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी में कौन सा नेता है जो रौनक खत्री को बहुत पसंद आता है कि यार ये ठीक है बंदा? कोई तो होगा। ये तो बीजेपी वालों से पूछना पड़ेगा आपको। नहीं, आपकी नज़र में कोई होगा? नहीं, मेरे पास मैसेजेस आते हैं, पर उनका नाम लेना ठीक नहीं, पर उनके ऊपर इंक्वायरी बीजेपी बिठा देगी। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपकी पसंद कौन, कि यार ये बंदा अच्छा है, बहुत अच्छे काम कर रहा है, ऐसी कोई पसंद है बीजेपी के अंदर? हाँ। लेकिन नितिन गडकरी जी कहीं हद तक मुझे ठीक लगते हैं। वो कई बार जनता को ये संदेश दे जाते हैं अपनी भाषणों में, जैसे उन्होंने कहा था कि मैं देश की जनता से अपील करूंगा कि अगर आपको अपनी लड़ाई लड़नी है तो कोर्ट का सहारा लीजिए। ठीक है। तो उनका एक ये हिंट है देश की जनता को कि लोकतंत्र का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा जब लोकतंत्र खतरे में है। तो अपने ही सरकार के खिलाफ ये बात बोलना कि आप कोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनकी न्यूट्रल पने को दिखाता है, और देश के विकास पर वो संकल्पित है, दृढ़ संकल्पित है, उसको वो प्रदर्शित करता है। ये बात है। तो ये तो बात हो गई, आपने तमाम मुद्दे रखे, इंफ्रा की बात की आपने, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, साथ ही दूसू इलेक्शन को लेकर आपने बात की, करोड़ों रुपए कहाँ से आते हैं इस सवाल का जवाब भी आपने दिया कि भाई आपके पास अब तक कोई गिनती भी नहीं है। चलिए, वो तो हम मानते हैं कि आपने तमाम इंटरव्यूज़ में भी आपने पहले ये कहा है कि भाई मेरे पास इसकी कोई गिनती नहीं है, अब तक मुझे पता नहीं लगता है कि भाई कहाँ से पैसा आ रहा है। आप कहते हैं कि लग्जरी गाड़ियाँ भी आपके दोस्त और सहयोगियों की हैं, और युवा जो हैं डीयू के भी हैं, वो भी इस चीज़ को कहते हैं कि यार पोस्टरबाजी बहुत ज़्यादा हो जाती है, हम लोग परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं इस चीज़ से। और जब आप कह रहे हैं कि ये चीज़ें अब आगे वाले चुनाव बंद हो जाएंगी, ऐसा आपने आगे रखा है, अपील की है? आगे अपील किया, हो चुका है, बंद हो चुका है बिल्कुल कंप्लीटली। अब किस तरह से प्रचार होगा, क्या माध्यम होगा? सोशल मीडिया और फिजिकली जाके आप मिलेंगे लोगों से? जी। पोस्टर बैनर बिल्कुल खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल खत्म, आगे बिल्कुल नहीं।
एनएसयूआई अब कैसी प्लानिंग कर रहा है आगे, अब जो सितंबर में चुनाव होंगे शायद? एनएसयूआई पुरजोर तरीके से अब की बार चुनाव लड़ेगा। पिछली बार 2-0 का हमने टारगेट अचीव करा था। ओके। अब की बार 4-0 पर हमारा संकल्प है। अभी डिसाइड हुआ कौन कौन उम्मीदवार होगा? नहीं, वो 11 तारीख को डिसाइड होगा। 11 तारीख को डिसाइड होगा। जी। जैसा कि आपने प्रोसेस बताया कि बहुत सारे लोग होते हैं, सर्वे के आधार पर उनका ये सब होता है। और युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो एसएससी प्रोटेस्ट में भी गए थे तो उस दौरान भी आपने कहा था कि युवाओं की आवाज़ कभी नहीं दब सकती, जहाँ भी आप जाते हैं ये बात रखते हैं, लेकिन युवाओं को आप पार्टी, संगठन और इन सबसे इतर होकर आज के युवा को जो डीयू में पढ़ रहा है, जो सपने लेकर आता है कई सारे, उनको क्या कहेंगे? संदेश देश के युवा को ये है कि आपको अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। ना रौनक खत्री आपके साथ होगा, ना कोई और छात्र नेता आपके साथ होगा। आपको खुद एक छात्र नेता बनना पड़ेगा। और जिस दिन आप अपने अंदर सोच लोगे कि हाँ मैं बदलाव लाना चाहता हूँ, तब आप देखोगे कि अपने आप लोग जुड़ते चले जाएंगे। और बदलाव की आपको ज़रूरत महसूस तब होगी जब आपके सामने कोई छात्र रो रहा होगा या आपके सामने कोई छात्रा रो रही होगी जो प्रशासन की कमी की वजह से परेशान है। हो सकता है आप उसको देख के इग्नोर कर दो कि सोचोगे हमें क्या मतलब है, हम अपनी लाइफ जी रहे हैं। परंतु अगर सब व्यक्ति ऐसा सोच लेंगे तो देश में किसी के लिए स्टैंड लेने वाला कोई नहीं बचेगा। तो इसलिए आपको अपने लिए तो आवाज़ उठानी है, परंतु जिसको आपकी ज़रूरत है उसकी आवाज़ आपको बनना पड़ेगा। तभी जो हम विश्व गुरु का सपना ले रहे हैं वो पूरा हो पाएगा। एक आखिरी सवाल, क्या रौनक खत्री के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ जब कोई छात्रा आकर आपके सामने अचानक से रोने लगे? आपने कभी देखा हो कि यार इन समस्याओं की वजह से ये लड़कियां रो रही हैं, और फिर आपने कोई एक्शन लिया हो? बहुत आई हैं, बहुत मेरे सामने रोई भी हैं। किसी मोमेंट का जिक्र करें आप। जैसे एक बहन हमारे पास आई थी, उनकी डीएलएड में, वो बीएलएड में पढ़ रही थी डीयू के अंदर। 4 साल का एक कोर्स होता है, तो उसमें उसकी बैक लग गई थी जिसकी वजह से उसको ईयर रिपीट करना पड़ रहा था। तो मैंने प्रशासन से बात करके उसकी समस्या का समाधान भी करवा दिया, पर वो समाधान में 1.5 महीना लगा। परंतु जब समस्या का समाधान हो चुका था उसके 2.5 महीने बाद पता चलता वो हमारी बहन सुसाइड कर लेती है। सुसाइड कर तो ये बहुत बड़ी घटना हुई। फिर उसके पिताजी भी मेरे पास आए, रोए कि भैया आपने तो हमारी समस्या का समाधान भी करा दिया, फिर भी मेरी बच्ची ने सुसाइड कर लिया, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये देश के एजुकेशन सिस्टम का इतना बुरा हाल दर्शाता है कि मेंटल काउंसलिंग जो मैंडेटरी होनी चाहिए हर कॉलेज के अंदर, कि कभी कोई बच्चा परेशान हो तो उसकी समस्या को सुनने वाला और उस समस्या को डायरेक्ट ऊपर तक रिपोर्ट करने वाला अगर एक चैनल हमारा प्रशासन बना दे तो शायद हम देश के अंदर सुसाइड के केसेस को ख़त्म कर लें। पर इसके लिए संकल्पित होना पड़ेगा। क्या इतना गंभीर मामला था कि बच्ची ने सुसाइड कर लिया इस वजह से? जी। और भी कुछ ऐसे मामले थे, ऐसा कोई मोमेंट? कई मोमेंट्स थे, किसी को कुछ डिजीज़ थी तो उस चक्कर में भी कुछ बहनें और भाई आए थे। तो हम जो हमारे से बेस्ट हो पाया हमने वो करा है। तो रौनक खत्री अब दिल्ली की राजनीति में आएंगे? दिल्ली की राजनीति में आना मकसद नहीं है। मकसद है चाहे देश में कहीं से आवाज़ आएगी तो हम आवाज़ बनेंगे, और दिल्ली से आवाज़ आएगी तो दिल्ली से आवाज़ बनेंगे, और दिल्ली के मूल निवासी हैं तो निश्चित रूप से दिल्ली में एक्टिव रहेंगे। तो आपने सुन रहे थे अब तक रौनक खत्री को। नवभारत टाइम्स की इस खास पेशकश में आज बात हुई छात्र राजनीति की, छात्रों के मुद्दे की, दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरह से चुनाव होते हैं इस बात की। डूसू इलेक्शन की बात हुई कि भाई किस तरह से डूसू इलेक्शन का प्रोसेस होता है। फिलहाल 7 साल बाद एनएसयूआई के कैंडिडेट जो चुने गए थे वो आज हमारे साथ थे। रिपोर्ट कार्ड इन्होंने पेश किया था, और रिपोर्ट कार्ड जब पेश किया था तो वो भी ऐतिहासिक पल माना गया था कि भाई पहली बार छात्र राजनीति में किसी ने रिपोर्ट कार्ड पेश किया था। बहुत बहुत धन्यवाद आज आने के लिए। शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी, छात्र राजनीति पर बात होगी। थैंक यू जी। बहुत बहुत धन्यवाद।